कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस के पास न जाकर सीधे कोर्ट में शिकायत करता है तो आगे क्या होता है? आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। चलिए एक आसान सी कहानी से समझते हैं कि कैसे एक प्राइवेट कंप्लेंट पर शुरू हुआ वारंट केस कोर्ट में एक एक कदम करके आगे बढ़ता है। तो ये है हमारा आज का सफ़र। हम अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन के सबूतों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि चार्ज फ्रेम होता है या नहीं, और वहां से बचाव पक्ष की दलीलों से होते हुए पहुंचेंगे सीधे फैसले के दिन तक। सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है बीएनएसएस की धारा 267 से। मान लीजिए प्रिया ने रवि के खिलाफ एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है। अब इसी शिकायत के बेसिस पर रवि को मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और बस यहीं से पूरी कानूनी कार्यवाही शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मैजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन यानी प्रिया के पक्ष को सुनता है। इस स्टेज पर कोर्ट ये देखती है कि प्रिया की शिकायत के सपोर्ट में आखिर सबूत क्या-क्या हैं, कौन से गवाह हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर जरूरी लगे तो कोर्ट खुद भी किसी गवाह को बुलाने के लिए समन जारी कर सकती है। और एक बहुत ही जरूरी बात है, देखिए कोर्ट यहाँ सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह नहीं बैठी है। अगर सच तक पहुंचने के लिए किसी गवाह को बुलाना जरूरी है तो ये कोर्ट का फर्ज है कि वो उसे बुलाए। मतलब इंसाफ को पक्का करने में कोर्ट का एक एक्टिव रोल होता है। अच्छा, प्रोसिक्यूशन के सारे सबूत देखने के बाद अब मैजिस्ट्रेट एक बहुत अहम मोड़ पर आ जाता है, जैसा कि धारा 268 में बताया गया है। अब सवाल यह है कि क्या सबूत इतने मजबूत हैं कि रवि के खिलाफ केस को आगे बढ़ाया जाए, या फिर शिकायत में ही कोई दम नहीं है और उसे यहीं खत्म कर देना चाहिए? धारा 268 मजिस्ट्रेट को एक बहुत बड़ी पावर देती है। वो रवि को डिस्चार्ज कर सकते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि उसे आरोपों से बरी कर दिया गया और केस वहीं खत्म। ऐसा दो सिचुएशन में हो सकता है, या तो सारे सबूत देखने के बाद लगे कि कोई केस ही नहीं बनता, या फिर शुरुआत में ही लगे कि शिकायत बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन हाँ, किसी को डिस्चार्ज करना एक बहुत बड़ा फैसला होता है। इसीलिए कानून ये कहता है कि डिस्चार्ज करने के लिए वजह भी ठोस होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि शिकायत फाइल करने में थोड़ी देर हो गई, ये केस को खारिज करने का कोई मजबूत आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी राकेश कुमार जैन वर्सेस स्टेट वाले केस में इसी बात को साफ किया है। कोर्ट का मानना है कि न्याय का मतलब है मामले की गहराई तक जाना। छोटी मोटी तकनीकी बातों को, जैसे कि शिकायत में देरी, इंसाफ के रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहिए, खासकर तब जब देरी की कोई वजह बताई गई हो। तो चलिए मान लेते हैं कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रिया की शिकायत में दम है और रवि के खिलाफ पहली नज़र में केस बनता है। अब हम आ गए हैं अगले पड़ाव पर, धारा 269 के तहत आरोप का निर्धारण यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। यहीं से आप कह सकते हैं असली ट्रायल फॉर्मली शुरू होता है। चार्ज फ्रेम करना कोई छोटी मोटी फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले चार्जेस लिखित में तैयार होते हैं, फिर उन्हें अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाता है। उसके बाद उससे पूछा जाता है क्या वो अपना गुनाह कबूल करता है या फिर मुकदमे का सामना करना चाहता है। ये सब इसलिए ताकि एक फेयर ट्रायल हो सके। और ये नियम बहुत बहुत जरूरी है। एक बार मैजिस्ट्रेट ने चार्ज फ्रेम कर दिया तो वो पीछे नहीं हट सकते। वो बाद में ये कहकर अभियुक्त को डिस्चार्ज नहीं कर सकते कि कोई केस नहीं बनता। चार्ज फ्रेम होना एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अब केस का अंत या तो सजा में होगा या फिर बरी होने में। अब तक तो हमने प्रोसिक्यूशन की कहानी सुनी। अब धारा 270 के हिसाब से स्टेज पर आता है डिफेंस। अब रवि को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलता है। वो अपने गवाह पेश कर सकता है और सबूत दिखाकर प्रोसिक्यूशन के दावों को गलत साबित करने की कोशिश कर सकता है। देखिए, न्याय का सिद्धांत कहता है कि हर किसी को अपना बचाव करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन इस अधिकार की भी एक लिमिट है। इसका इस्तेमाल जानबूझकर केस में देरी करने या किसी को परेशान करने के लिए नहीं हो सकता। अगर कोर्ट को लगता है कि किसी गवाह को सिर्फ टाइम खराब करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो वो उस रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं। तो प्रोसिक्यूशन ने अपने सबूत पेश कर दिए, डिफेंस ने भी अपनी दलीलें रख दी। अब आता है वो सबसे जरूरी पड़ाव, जिसका सभी को इंतजार रहता है, फैसले का दिन। धारा 271 के तहत अब मैजिस्ट्रेट अपना आखिरी फैसला सुनाएंगे।
इस आखिरी स्टेज में मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों के सभी सबूतों और दलीलों को बहुत ध्यान से परखते हैं। वो कानून के तराजू पर हर चीज को तौलते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि क्या प्रोसिक्यूशन अपना केस बिना किसी शक के साबित कर पाया है, और इसी के आधार पर दोष मुक्ति यानी अक्विटल या दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन का फैसला सुनाया जाता है। हमने पूरी प्रक्रिया तो देख ली, लेकिन एक और सिचुएशन हो सकती है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर प्रिया, मतलब जिसने शिकायत की थी, वही किसी सुनवाई पर ना आए? तो क्या केस फिर भी चलता रहेगा? धारा 272 ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। कानून इस सिचुएशन के लिए एक खास रास्ता बताता है। अगर शिकायत करने वाला ही गैर हाजिर रहता है तो मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को डिस्चार्ज करने की पावर होती है, मतलब केस को खारिज करके उसे बरी कर देना। लेकिन ऐसा अपने आप नहीं हो जाता, इसकी कुछ शर्तें हैं। जरा देखिए, ये कितना स्पेसिफिक है। मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता के ना आने पर केस तभी खारिज कर सकता है जब ये सारी शर्तें पूरी हों। पहली, अभी तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। दूसरी, अपराध या तो कंपाउंडेबल हो, यानी जिसमें समझौता हो सकता है, या फिर नॉन कॉग्निजेबल हो। अगर चार्ज फ्रेम हो चुके हैं तो शिकायतकर्ता के ना आने पर भी केस खारिज नहीं होगा। और ये भी जान लीजिए कि एक बार इस वजह से केस खारिज हो गया तो वो फैसला फाइनल है, मजिस्ट्रेट उसे बाद में बदल नहीं सकता। ये नियम इस बात पर जोर देता है कि अगर आपने शिकायत की है तो उसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कोर्ट आपका इंतजार नहीं करती रहेगी। तो ये थी एक प्राइवेट कंप्लेंट पर शुरू हुए वारंट केस की पूरी यात्रा। धारा 267 में प्रोसिक्यूशन के सबूतों से शुरू होकर धारा 268 के अहम फैसले से गुजरते हुए फिर धारा 269 और 270 में चार्जेस और डिफेंस से होते हुए धारा 271 में अंतिम फैसले तक पहुंचना। हमने ये तो समझ लिया कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है, लेकिन जाते जाते एक सवाल पर सोचना जरूरी है। सबूत का बोझ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ इस पूरे सफर में कैसे बदलता रहता है? कब ये बोझ प्रोसिक्यूशन के कंधों पर होता है और कब ये डिफेंस की तरफ झुक जाता है? इस अदृश्य तराजू के संतुलन को समझना ही इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा को समझना है।